नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत का प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो उप प्रधानमंत्री, इसका उल्लेख संविधान में नहीं दिया हुआ है, ये तो गैर संवैधानिक पद है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डेस्टिनेशन। तो इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जो महत्वपूर्ण पर्सन हैं, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सब एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ओके, जैसे हम आर्टिकल नंबर 77 और 78 से करेंगे स्टार्ट। देखना 78 में क्या है कि पीएम का पद प्रधानमंत्री है ना। तो 77 में कार्यपालिका राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल नंबर 77 में अनुच्छेद नंबर 77 में क्या लिखा है। 77 में है कि भारत सरकार की कार्यपालिका की कार्यवाहियाँ, एक्टिविटीज राष्ट्रपति के नाम से पूर्ण हुई मानी जाएंगी। कोई भी कार्यपालिका की एक्टिविटी होगी, कोई भी कार्यवाही उन्होंने की है, ये किसके नाम से जारी मानी जाएगी? राष्ट्रपति महोदय के, है ना। जैसे कि स्कूल में होता है ना, तो स्कूल के समस्त कार्यवाहियाँ प्रिंसिपल के नाम से जारी मानी जाती हैं। ऐसे ही देश की सभी कार्यपालिका की कार्यवाहियाँ, एक्टिविटीज, ये किसके नाम से जारी मानी जाएंगी? राष्ट्रपति महोदय के। ओके, तो 77 में क्या है कि कार्यपालिका की सभी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से पूर्ण या जारी मानी जाएंगी। ये आर्टिकल किस में है? 77 में, आर्टिकल नंबर 78 प्राइम मिनिस्टर के बारे में, है ना। देखना किसी भी आर्टिकल में डिप्टी पीएम के बारे में नहीं है, उप प्रधानमंत्री के बारे में नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो एक गैर संवैधानिक पद है। तो 78 में क्या है? प्रधानमंत्री समय समय पर अपने प्रशासनिक और विधायी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को देंगे, है ना। उन्होंने क्या जानकारी शेयर की है, क्या सूचनाएं दी हैं, ये किसी न्यायालय में वाद का विषय नहीं होगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री समय समय पर अपने सभी प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को देंगे। राष्ट्रपति महोदय, ये जानकारी दी जाएगी कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो समय समय पर अपने प्रशासनिक कार्य तथा विधायी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को दे, है ना। ये 78 में। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रधानमंत्री हैं सबसे अधिक कार्यकाल तक, कौन से ऐसे थे जो सदन के सदस्य नहीं थे, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पीएम बनते समय या शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य थे, है ना। कौन से ऐसे पीएम थे कि जो राज्यों की विधानमंडल के सदस्य थे। ऐसे इसकी एक सूची है। अभी सारे प्रधानमंत्री के हम नाम लिखेंगे, उनका कार्यकाल लिखेंगे, फिर उनकी 1 बाय 1 विशेषता लिखेंगे, है ना, जो अभी तक के हुए हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए अगर करना चाहें तो, है ना। ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विशेषताएं ये सारी ये लिस्ट दी गई है। तो खैर, इससे पहले कुछ और टूल्स तैयार कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है या चुनाव होता है। इस चीज़ को आप समझिए। 4 वर्ड्स होते हैं। एक तो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, चुनाव, इलेक्शन, है ना, चुनाव को सेलेक्ट कहेंगे वैसे, है ना। और एक निर्वाचन ना। एक होता है मनोनयन, मनोनीत करना। इनको वर्डिंग को समझिए। नियुक्ति को अपॉइंटमेंट, APPOINTMENT, अपॉइंटमेंट। चुनाव को सेलेक्ट, SELECTION, सिलेक्शन। निर्वाचन को इलेक्शन, CTION, इलेक्शन। मनोनीत को नॉमिनेशन, है ना, मनोनीत करना, नॉमिनेट। इनमें डिफरेंस समझिए आप। देखना, नियुक्ति तो होती है, नियुक्ति अपॉइंटमेंट। जैसे हमारे लिए कोई कंडीशन रखते हैं, हम जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में हमने पास किया, इंटरव्यू बाद में हुआ, फिर जब हमने सारी शर्तें पूरी कर ली, उसके बाद में कोई अथॉरिटी जो होगी हमारे ऊपर, जो प्राधिकरण है जो इस चीज़ को डील कर रहा है, वो हमारी एक नियुक्ति करेगा उस पद पर, है ना। चुनाव क्या होता है? सिलेक्शन के लिए भी कोई शर्त रखी जाएगी,
मान लो अगर हम रेसिंग करने लगे कि रेस में जो भी 10 किलोमीटर्स जाएगा वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा, या लॉन्ग जंप या हाई जंप कुछ भी कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं कुछ भी, है ना, उसका चयन कर लिया जाएगा। चयन से वर्ड बना है चुनाव से, चुनना किसी चीज़ को, है ना। परीक्षा में कि जो भी 60% या 70% जिसके होंगे उसको चयनित कर लिया जाएगा। एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है, तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, सेलेक्ट। निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन के लिए वोटिंग सिस्टम ही होगा, इसके लिए तो वोट डलेगी, ये तो वोट चुनाव होगा। जैसे एमपी का या एमएलए का हम वोट डालते हैं, ग्राम प्रधान के लिए वोट डालते हैं, वो निर्वाचन होता है। निर्वाचन की पद्धति अपनाकर वो चुनते हैं हम फिर उसे। जैसे ग्राम प्रधान चुना गया, ग्राम प्रधान के लिए पहले वोटिंग हुई, पहले निर्वाचन हुआ। निर्वाचन हमने उसके लिए एक माध्यम बनाया, एक शर्त बनाई, निर्वाचन होगा, वोट डलेगी, फिर उसको चुनाव कर लिया जाएगा, उसका चुन लिया जाएगा उसमें से, ठीक है ना। मनोनीत क्या होगा, इसके लिए ना तो सिलेक्शन ना वोटिंग की हम कोई कंडीशन रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, हम यहाँ क्लास में किसी को मॉनिटर बना देंगे, अगर मैं अपने विवेक से अपनी इच्छा से बनाता हूँ कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इस विशेष को यहाँ पर मॉनिटर अगर हम बना दे तो क्या हो जाएगा, मनोनीत हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में पढ़ते हैं ना कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को एमपी घोषित किया जा सकता है। कौन करेंगे, वो राष्ट्रपति महोदय, वो मनोनीत शब्द होता है, नॉमिनेट किया जाता है वहाँ पर। तो नियुक्ति क्या होती है, चुनाव क्या होता है, निर्वाचन क्या, मनोनीत क्या। एमपी एमएलए के लिए तो वोट डलती हैं, जैसे एमपी होंगे इसके लिए तो वोट डलेंगे एमपी के लिए, लेकिन जो एमपी होगा अब उसको नॉमिनेट किया जाएगा, राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का इनमें से क्या होता है, नियुक्ति होती है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, मनोनीत। तो उसके लिए राइट आंसर आ जाएगा नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट होता है ना। हाँ, उससे पहले वो पीएम ये एमपी होता है, तो एमपी के लिए निर्वाचन। कुछ ऐसे भी पीएम बने हैं जो एमपी नहीं थे, है ना। जैसे एक हुए हैं एचडी देवेगौड़ा तो एमपी नहीं थे, तो जब एमपी नहीं थे इसका मतलब निर्वाचन उनके लिए वर्ड नहीं होगा, उनकी तो नियुक्ति की गई। नियुक्ति होती है पीएम की, याद रखना है, सीएम की भी नियुक्ति होती है ना। तो खैर इनको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखना एक हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल, टेनर, कार्यकाल किसका, पीएम का, प्रधानमंत्री का कार्यकाल। तो एक तो आ जाएगा जनरली 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। दूसरा ऑप्शन इसके लिए होगा कि नया प्रधानमंत्री नियुक्त होने तक, इलेक्शन हुए न्यूली, है ना, उसके लिए जो नया जो पीएम आएगा जब तक उसकी नियुक्ति ना हो जाए तब तक वो अपने पद को रिक्त नहीं करेंगे। तो नया पीएम बनने तक, नया पीएम बनने तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तीसरा है कि कार्यकाल, अगर ये पद पर रहते हुए कोई गलत कार्य करते हैं, सिद्ध कदाचार हो सकता है, तो वो इसके लिए एक वर्ड है अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति को पद से किस रीति से हटाते हैं, आंसर हो जाएगा महाभियोग। प्रधानमंत्री को पद से किस रीति से हटाते हैं, किस टेक्निक से हटाते हैं, उसके लिए आएगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। हाँ जी, ठीक है, क्या चीज, हाँ 14 से, ये 14 से हुआ है अब तक। हाँ चलो ये कर लेंगे, तो कोई नहीं है। ओके तो कार्यकाल कितना हुआ, 5 वर्ष का, नया पीएम बनने तक, है ना। या फिर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसको आप समझिए। देखना, कोई भी जो सरकार बनती है 50% तो एमपी होने चाहिए और प्लस इससे अधिक होना चाहिए, 50% से अधिक, है ना। इतने में सरकार बनती है। जैसे कि लोकसभा में सदस्य कितने हैं, 545, 545 का 545 का 50% निकालते हैं ना, 545 का 50%, ये कितना आ जाएगा, लगभग 272 से ज़्यादा कुछ, 272 पॉइंट समथिंग, और प्लस एक और जुड़िए 273। अगर 273 या 274 एमपी उसके पास हैं तो सरकार बनी रहेगी, है ना। अगर ये कम हो जाए वो अविश्वास उसमें आ जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी। सरकार या तो अल्पमत में आए, है ना, अब उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अपना। दूसरा ये अविश्वास प्रस्ताव, कोई भी मंत्री अगर गलत कार्य करता है पद पर रहते हुए, आर्टिकल नंबर 74 में पढ़ा था हमने, 75 में भी, कि कोई भी एमपी, कोई भी संसद सदस्य, या फिर कोई भी केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट का हो जाए, राज्य मंत्री, है ना,
अगर वो कोई गलत कार्य करता है तो इसके लिए सामूहिक रूप से लोकसभा उत्तरदायी होगी, है ना, लोकसभा जवाबदेही होगी। तो सभी उसको मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर वो मंत्री को निकालना चाहिए मंत्रिपरिषद में से, है ना। तो ये क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है ना। वोटिंग करेंगे, वोटिंग में अगर 50% से अधिक हो जाते हैं कि इसको व्यक्ति को हटाना चाहिए प्रधानमंत्री को, अब पद से इस्तीफा देंगे वो। तो क्या हुआ, एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, एक पीएम का कार्यकाल कितना होगा, सामान्यतः 5 वर्ष नया पीएम बनने तक, और क्या कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव लाकर। क्वेश्चन आया है सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था, नेहरू सरकार के विरुद्ध। आचार्य JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन किसी कारण से वो पारित नहीं हो पाया था संसद में, है ना। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था लेकिन वो पारित नहीं हुआ तो ये इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जिनको हटाया गया था, है ना, वो जाएंगे ये विश्वनाथ प्रताप सिंह एकमात्र ऐसे पीएम हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो संसद में पारित हुआ था, है ना। इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो ये कार्यकाल हो जाएगा पीएम का। ओके, एक हम पढ़ेंगे पीएम के कार्य क्या होते हैं, है ना, फंक्शनलीज कार्य, पीएम के कार्य क्या हो जाएंगे। एक तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है पीएम, मंत्रिमंडल, कल आपको इसमें डिफरेंस बताया था, या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। क्वेश्चन आया कि संसद की अध्यक्षता मीटिंग की कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, पीएम, है ना, ये अध्यक्ष होते हैं पीएम। और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की कौन करता है, ये भी पीएम करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एक विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी हमारी होगी, विदेश नीति की जो शर्तें और ये कंडीशंस होंगी, कौन डिजाइन करेंगे, ये प्रधानमंत्री महोदय करेंगे। ओके, एक कार्यकाल ये होगा इनका कार्य कि मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, विभागों का बंटवारा पीएम अपने विवेक से करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी शक्ति है ना। विभागों का बंटवारा, है ना, ये कितनी अपनी इच्छा से करेंगे, कौन करेंगे, अपनी इच्छा से पीएम, है ना, प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। ओके, तो इनके कार्य और कार्यकाल और नियुक्ति होगा या चुनाव होगा, इनके बारे में आपको बताया। अब हम ये विशेषता पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या क्या विशेषता रही। ओके, देखना क्वेश्चन है कि सबसे अधिक कार्यकाल तक कौन पीएम बने हैं। सबसे अधिक कार्यकाल एक बार में सबसे अधिक पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक अवधि तक पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम अवधि के लिए अटल बिहारी वाजपेयी। देखना, सबसे कम अवधि तक ये कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये पीएम है ना। सबसे अधिक बार कौन बने, सबसे अधिक बार पीएम है ना, अटल बिहारी वाजपेयी है ना। एक बार में सबसे अधिक अवधि तक पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। कौन से ऐसे पीएम थे कि जो पीएम बनते समय ना तो वो लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के सदस्य थे। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव एकमात्र ऐसे पीएम थे, ये पीएम नियुक्त होते समय ना तो ये लोकसभा के सदस्य ना राज्यसभा के। और कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है। 6 महीने के अंदर इन्होंने सदस्यता ली थी, फिर ठीक है ना, संसद की सदस्यता ले ली थी। एक वे हैं एच.डी. देवेगौड़ा एकमात्र ऐसे पीएम थे कि जो प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय ना तो ये लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के सदस्य थे, ये कर्नाटक की विधानसभा के सदस्य थे। कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा सदस्य, यानी कि ये एमएलए थे उस टाइम पर है ना। फिर इन्होंने सदस्यता ली थी संसद की। क्वेश्चन है प्रथम गैर कांग्रेसी कौन बने थे, मोरारजी देसाई। सबसे गैर कांग्रेसी इंदिरा गांधी के बाद में बने थे मोरारजी देसाई है ना। अब तक कांग्रेस की सरकार थी और ये गैर कांग्रेसी बने थे, जनता दल की सरकार रही थी
मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ये क्या बने थे? प्रथम गैर कांग्रेसी। क्वेश्चन आए हुए हैं कि सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री है ना राजीव गांधी। ये जो मोरारजी देसाई क्या है? गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी। हाँ। और एक था सबसे कम आयु के, सबसे कम आयु, ये कौन बने हैं? राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम आयु। सबसे अधिक आयु के कौन बने हैं? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक आयु के मोरारजी देसाई। सबसे अधिक आयु के पीएम है ना मोरारजी देसाई, ठीक है ना। क्वेश्चन आए हुए हैं कि ऐसे कौन से पीएम हैं कि जो प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के थे, है ना। इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा है ना। इंदिरा गांधी जो पीएम बनी थी, ये उस टाइम पर राज्यसभा की सदस्य थी। राज्यसभा 1966 में जब ये पहली बार बनी थी, इन्होंने एक परंपरा शुरू की थी। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, है ना। परंपरा रही कि लोकसभा के सदस्य होते, नहीं जरूर नहीं कि लोकसभा के ही हो, वो राज्यसभा के भी बन सकते हैं, है ना। तो इंदिरा गांधी जी रही। प्रथम कार्यवाहक कौन बने हैं? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक हुए, है ना। और इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी बने थे और सबसे अधिक आयु के भी थे। अच्छा जी, इंदिरा गांधी फिर दूसरी बार बनी, सबसे कम आयु के राजीव गांधी बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह एकमात्र ऐसे पीएम थे कि इनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। अच्छा, चंद्रशेखर बने, पीवी नरसिम्हा राव, और ये इनका क्रम रहेगा, ऐसे क्रम भी आ जाता है इनका क्वेश्चन आया हुआ कि सबसे अधिक पीएम किस राज्य ने दिए हैं? उत्तर प्रदेश ने। कितने? 8 प्रधानमंत्री, है ना। एक नोवे भी मानते हैं, अगर ये माने कि उत्तर प्रदेश की से चुने गए हैं, तो जैसे नरेंद्र मोदी हैं, ये कहाँ से? बनारस से। इनको भी अगर गिना जाए कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट से, तब ये 9th आ जाएंगे 9वें। और जो अगर देखें मूल कितने हैं, वो 8 हैं। कौन कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, है ना, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। इनको अगर मानते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीट से और कौन कौन हुए हैं? जैसे श्री नरेंद्र मोदी, ये कहाँ से हैं? बनारस से, तो इनको 9th मान लेते हैं, है ना। तो इनसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। बस और बताइए कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे पूछना तो। अविश्वास प्रस्ताव आया समझ में, है ना। अगर ये क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को किस रीति से हटाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, है ना। तो अभी हम करते हैं कि जो भारत के उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हालांकि उनका संविधान में उल्लेख नहीं है ना, उनको बनाया जाता है, हटाया कैसे जाएगा, उनके क्या कार्य रहेंगे, क्या वो पद संवैधानिक है गैर संवैधानिक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं फिर। ओके ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में। देखना, ये क्वेश्चन है कि भारत में अंतिम रूप से उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम कौन बने, है ना। प्रथम कौन थे, किसके शासनकाल में थे, ये सब पढ़ा जाएगा। DUPTY, डिप्टी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, है ना, भारत का उप प्रधानमंत्री। हाँ, उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, है ना। एक तो याद रखना, गैर संवैधानिक पद। जो डिप्टी पीएम का पद होगा ये गैर संवैधानिक होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है कि कौन से अनुच्छेद में आएगा, कोई अनुच्छेद नहीं है। क्वेश्चन है कि डिप्टी पीएम की नियुक्ति कौन करता है? डिप्टी पीएम को आप ऐसे मानिए, उप प्रधानमंत्री को जैसे एक मंत्री होते हैं, और मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। यानी कि जब ये शपथ लेंगे, वहाँ पर शपथ एक प्रधानमंत्री की सलाह पर एज ए मिनिस्टर दिलाई जाएगी, कोई भी मंत्रालय दे दिया जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो गृह मंत्री होता है वो डिप्टी पीएम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। भले उसको हाँ दर्जा दे दिया गया, वो एक अलग बात है। तो एक तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। जो डिप्टी पीएम की नियुक्ति होंगी वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, राष्ट्रपति महोदय, है ना। और किस हैसियत से करेंगे? ये एक मंत्री के दर्जे पर,
जैसे ये कोई मंत्री है, राज्य मंत्री हो जाए, कैबिनेट मंत्री, कोई भी मंत्री हो जाए, मंत्री की हैसियत से ये शपथ धारण करेंगे। दूसरा, इसके कार्य क्या होंगे, ये ध्यान से समझना आप। सभी आपको उप प्रधानमंत्री के नाम लिखवा दिए जाएंगे। डिप्टी पीएम के कार्य, एक तो पीएम की अनुपस्थिति में जो प्रधानमंत्री, इनकी अनुपस्थिति है ना, पीएम की अनुपस्थिति में डिप्टी पीएम कार्य करेंगे। लेकिन एक होता है पीएम का पद रिक्त होना, आकस्मिक रिक्त हुआ है, पीएम पद है ना, पीएम का पद आकस्मिक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, या कुछ और भी ट्रेजिडिकल हो सकता है ना, मिस हैपनिंग कुछ भी हो जाए। अगर आकस्मिक पद रिक्त हुआ है पीएम का, तो डिप्टी पीएम पदभार नहीं संभालेंगे। देखो दोनों लॉजिकली ध्यान से समझिए। पीएम की अनुपस्थिति में डिप्टी पीएम कार्यभार संभालेंगे, लेकिन पीएम का अगर पद आकस्मिक रिक्त हुआ है, प्रधानमंत्री का पद आकस्मिक अगर रिक्त हुआ है, तो उस स्थिति में उप प्रधानमंत्री का पद धारण नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद रिक्त होते ही जो मंत्री परिषद है ना, एक वो डिजोल्व हो जाया करती है ना। मंत्री चूंकि विभागों का बंटवारा ही पीएम करेंगे और पीएम ही वहाँ पर है नहीं, अब कौन करेगा बंटवारे, है ना। तो नए सिरे से वो डिजाइन किया जाएगा फिर से। तो हम ये लिखते हैं कि अब तक कितने डिप्टी पीएम हुए हैं। इसका आंसर 7वीं और 8वीं, इसमें लॉजिक समझ लीजिए आप। देखना जो सबसे पहले हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 2, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। नंबर 3, जगजीवन राम, जगजीवन। 4, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। इसके बाद में हुए हैं चौधरी चरण सिंह। एक हुए हैं वाईवी चौहान, वाईवी चौहान, है ना। एक नंबर 6 आ जाएंगे चौधरी देवीलाल, बल्कि ये 2 बार बने हैं। 7वें चौधरी देवीलाल, है ना, ये 2 बार बने हैं इसमें, अभी आपको बताएंगे। और नंबर 8 हुए हैं लाल कृष्ण आडवाणी, क्वेश्चन ये आता है कि कौन किसके शासनकाल में बना है ना। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नेहरू सरकार में गृह मंत्री भी थे, है ना, होम मिनिस्ट्री इन्हीं के अधीन थी। तो ये बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। पीएम कौन थे तब? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके। दूसरे, मोरारजी देसाई, ये बने हैं इंदिरा गांधी के, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ओके। जगजीवन राम बने हैं मोरारजी देसाई के शासनकाल में, मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी बने हैं ना पहले पीएम, है ना। और चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई के शासनकाल में 2 बने हैं, चौधरी चरण सिंह भी इनके शासनकाल में। मोरारजी देसाई ने 2 डिप्टी पीएम बनाए थे, एक को कनिष्क और एक को वरिष्ठ, एक जूनियर और एक सीनियर। ये तो बने हैं कनिष्क का मतलब जूनियर, और ये वरिष्ठ बने हैं, वरिष्ठ। मोरारजी देसाई के शासनकाल में 2 डिप्टी पीएम एक साथ, है ना, एक जूनियर एक सीनियर, तो जगजीवन राम भी और चौधरी चरण सिंह भी। अब जो चौधरी चरण सिंह है ये पीएम बन गए थे, प्रधानमंत्री, है ना, और वाईवी चौहान को इन्होंने बनाया। ये किसके शासनकाल में? चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में। देवीलाल, एक हो ना इंदिरा, उसके राजीव गांधी के बाद में कौन हुए पीएम? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह वही पीएम हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था। ठीक है जी। आगे चौधरी देवीलाल जो दूसरी बार हुए हैं, ये हुए हैं चंद्रशेखर के शासनकाल में। और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये पीएम हुए हैं। अगर यह है ना कि प्रधानमंत्री कितने हुए हैं, चूंकि एक इन्होंने 2 डिप्टी पीएम रखे हुए हैं, और जो देवीलाल हैं व्यक्तिगत रूप से तो एक ही माने जाएंगे, लेकिन पद हुए इनके 2 हुए।
2 के शासनकाल में। तो इस तरीके से ये 8 हुए हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल को अगर एक गिना जाए अब 7 हुए हैं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक तो सबसे पहला और एक सबसे बाद का ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी सबसे पहले कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी पीएम बनते समय किस पद पर थे, है ना। होम मिनिस्ट्री इनके अधीन थी, यानी कि गृह मंत्री थे। ये क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार कार्यकाल इनका जो कार्य है वो एक बार और देख लीजिए आप। क्या डिप्टी पीएम का एक तो पद संवैधानिक नहीं, संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखी है बात। दूसरा, जो इनके कार्य होंगे प्राइम मिनिस्टर की अनुपस्थिति में, है ना, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डिप्टी पीएम प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री का पद आकस्मिक रिक्त हुआ है उस दशा में डिप्टी पीएम पदभार नहीं संभालेंगे, ठीक है ना। और ये गैर संवैधानिक पद होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ठीक है जी। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।